Hello everyone. This video is brought to you by Achal Kumar Pandey. I welcome to all of you on my YouTube channel Achal Pandey Ara Pirota. So this video which I am going to upload is made on request of my subscribers mentioned in my comment section. So today we will be discussing about power generations or different forms of power generations or electricity generations, different method of electricity generations. So I have decided to cover this topic into two different parts. So however, this one is the part 1 and very soon I will be covering part 2 also. So let us start. Power or energy plays a vital role in our lives. We need power for most of the industrial activities in our life. For example, industry, agriculture, transport, communication, and even defense as well. Electricity is a form of energy which is not freely available in nature. So it must be produced, or production is carried out in power station, also called power plants. Electricity is most oftenly generated at power plant by electromechanical generators. There are various methods to convert other form of energy to electrical energy by giving different output and rotating electric generator. Power resources are broadly categorized as conventional and non-conventional sources. यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे किसी भी मेथड से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, कोई भी पावर प्लांट्स हो, जनरेटर वहाँ पे जरूर होगा। यानी कि जो भी प्रक्रिया डिफरेंट मेथड से डिफरेंट पावर प्लांट से हो रहा है वो जनरेटर से पहले वाला ही प्रक्रिया है। उसके बाद जनरेटर से आगे वाला जो भी प्रोसेस है वो सभी में सिमिलर होगा। तो अभी हम बेसिक पहले देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में कि जनरेटर आखिर कैसे, हाउ जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम हर एक पावर प्लांट्स को देखेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ sources are there. So basically I have mentioned here that there are two different type, that the conventional and the non conventional sources. तो conventional क्या है, non conventional क्या है, हम इनको अभी आगे देखेंगे। और जैसा कि हमने इसमें कवर किया है कि हमको हर एक सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रीली हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको हम ज़रूरत है कि उसको हम प्रोड्यूस करें, उसके फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र करें। जैसे कि जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि हम एक इनपुट देते हैं, फिर दूसरा आउटपुट हमको मिलता है। कैसे क्या होता है आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे। सो दिस वन इज डायग्राम ऑफ AC generator. However, there are two different types of generator, AC generator and DC generator, but here we are going to discuss about AC generator only. So electric generator transform kinetic energy to electricity and it is based on Faraday's law of electromagnetic induction. It can be seen experimentally by rotating magnet within closed loop of conducting materials. These are two different magnets. It may be natural magnet or electromagnet, and this one is the कंडक्टिंग मटेरियल और क्वाइल। मैं आप लोगों को बता दूं, इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ड्यू टू द म्यूचुअल मोशंस ऑफ मैग्नेट एंड दिस क्वाइल और कंडक्टिंग मटेरियल, इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस और इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि हम या तो मैग्नेट को मूव करें या फिर क्वाइल को मूव करें, दोनों के मूवमेंट के फलस्वरूप हमें ये साइनोसॉइडल वेव का दिस वन इज द सिंबल, हमको AC आउटपुट यहाँ से मिलता है। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, ये हम जनरेटर के टॉपिक में, मैं जनरेटर का अलग एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम कवर करेंगे। बट दिस इज द बेसिक मेथड। किसी भी टाइप ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये जनरेटर पक्का होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इसको एक मूवमेंट दे रहे हैं, हम फिजिकली मूवमेंट देंगे। जिस मेथड से हम फिजिकली मूवमेंट दें, सब्सिक्वेंटली यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो कंडक्टिंग मटेरियल उसको काटता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस चीज़ को आगे अब हम देखेंगे, इसका यूज को समझेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेस
or resources, there are two different types of electricity generation method, that is the conventional source of energy and non-conventional source of energy. However, there are three different another types in conventional sources like the thermal power, hydropower and nuclear power, and these plants are called thermal power plant, हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। और यहीं हम अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स का बात करें तो दीज आर विंड पावर, सोलर पावर, बायोमास, टाइडल वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ओनली द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। इन सेकेंड पार्ट आई विल बी कवरिंग दिज वन। तो अभी हम इन चीज़ों को समझेंगे। वैसे मैं यहीं पे आपको बता दूं कि कन्वेंशनल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कि हम पारंपरिक तरीके से आप बीते कुछ वर्षों से फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी आर जस्ट डूइंग और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट प्रोसेस। अभी हम आगे देखते हैं इन तीनों को डिटेल्स में। एक बार इनका परसेंटेज देख लेते हैं। ग्लोबली द कंट्रीब्यूशंस ऑफ थर्मल पावर अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज द 60% इंक्लूडिंग द नेचुरल गैसेस। तो थर्मल पावर में बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ कोल, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। बेसिकली अगर हम थर्मल पावर का बात करें तो थर्मल पावर में हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो कोल ही होता है बेसिकली। तो अगर हम सिर्फ थर्मल पावर का अगर बात करें तो इट जनरेट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। और वेयर द हाइड्रो पावर जनरेट्स 16% इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूक्लियर पावर इज जस्ट 10% इन दी वर्ल्ड। यहीं हम अगर इंडिया का बात करें तो इन इंडिया जनरेट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी थर्मल पावर, वेयर एज 20% थ्रू दी हाइड्रो पावर एंड हार्डली 1% एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया थ्रू दी न्यूक्लियर पावर। एंड यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेजेंटली देयर आर 422 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन इंडिया almost there are 22 running nuclear reactors and some others are under constructions also and there are 7 nuclear plants। और यहीं पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि न्यूक्लियर प्लांट्स एक बड़ी यूनिट, बड़ी इकाई होती है और उसके अंदर में किसी एक न्यूक्लियर प्लांट में कहीं 2 रिएक्टर्स होते हैं, कहीं 4 रिएक्टर्स होते हैं। एज एग्जांपल अगर हम कुडनकुलम विच इज द लेटेस्ट वन न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ द इंडिया विच कंप्राइजेज 2 डिफरेंट यूनिट, तो दिस इज व्हाट द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और अगर हम उसको बड़े अगर तौर पे बात करें तो जो बड़ी इकाई होती है उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें जितने वेरियस रिएक्टर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एक बार हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी देख लेते हैं। तो विंड पावर इट्स कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 5%, सोलर पावर 2%, बायोमास 2%, टाइडल एनर्जी 0.4% एंड जियोथर्मल एनर्जी 1.6%। ये क्या है, कैसे हम उससे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो दिस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी generate most of the electricity globally, whereas the contributions of non-conventional source of energy is very negligible with respect to conventional sources। लेकिन अगर हम इनकी भी बात करें तो each one is having its own limitations। तो अगर हम थर्मल पावर की बात करें तो it emits carbon emissions which is the harmful for all living body, or we can say globally this is only which is the most responsible for the carbon emissions or the global CO2 or we can say global warming। और अगर हम हाइड्रो पावर का बात करें तो हाइड्रो पावर अभी हम आगे देखेंगे। वैसे तो हाइड्रो पावर जो हम पानी से बिजली पैदा करते हैं, तो जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे तो हाइड्रो पावर हम कर ही नहीं सकते, इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ही नहीं सकते। तो इट इज़ हैविंग इट्स ऑन लिमिटेशंस ऑल्सो। अगर न्यूक्लियर पावर का हम बात करें तो दिस इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जस्ट सिमिलर टू द हाइड्रो पावर, बट द प्रॉब्लम इज दैट द डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर इज so dangerous, so that's why it is having also its own limitations। or whatever fuels are required to generate electricity through nuclear power, these are plutonium, uranium and thorium। so these fuels are not available everywhere, there are some certain particular country where the availability of these minerals are there, so this is also its own limitations। now let us move to the next slide। Now coming to the conventional source of the energy, so conventional source of energy are those which we have been common use for the long time, like the firewood, fossil fuels are the 2 main conventional energy sources। already I have covered। तो basically firewood जो लकड़ियाँ जो वेस्टेज हमारे जो होते हैं
जो जिससे हम घर में अपना खाना ना ट्रेडिशनली पहले बनाते थे, या फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोलियम, ऑयल, कोल, जो भी ये चीज़ें हैं इसके अंदर में आ जाता है। दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कोल इज द मोस्ट abundantly found fossil fuel and it is used as domestic fuel in industries such as iron and steel and steam engine and to generate electricity also। अब हम आगे देखेंगे, मुद्दे का चीज़ हमें आगे अभी मिलेगा। Now electricity generated from coal is called the thermal power and the plant is called thermal power plant। This one is the one of the three major plants and the leading coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France। And the coal producing area of India are Raniganj, Jharia, Raniganj is in West Bengal, Jharia in Jharkhand, Dhanbad, Bokaro, मतलब ये तीनों Jharia, Dhanbad and Bokaro, these three different cities are located in Jharkhand। So these are the important places where the abundantly coals are just found। नाउ दिस वन इज द थर्मल पावर प्लांट। अब होता क्या है, थोड़ा सा हम इसको तसल्ली से समझने का एक प्रयास करेंगे। देखिए, आई हैव मेड हियर 2 डिफरेंट डायग्राम्स ऑफ 2 डिफरेंट पावर प्लांट्स ऑफ थर्मल पावर। देखिए, इनिशियली वी गिव इनपुट ऑफ कोल। यहाँ पे हम कोल को जो हम एनर्जी के तौर पे इनपुट देते हैं, जिसको कि हम इसको जलाते हैं और जलाने के फलस्वरूप ये बहुत हेवी अमाउंट में जो है हीट प्रोड्यूस करता है। वो बहुत ज़्यादा ही हमको हीट, यहाँ पे 400-500 डिग्री सेल्सियस में हमको हीट चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से कोयलों के यहाँ जलाना पड़ता है। एंड दिस वन इज द बॉयलर। इस बॉयलर में हम पानी को लेते हैं, इसलिए कोई भी पावर प्लांट होगा वो ऑलमोस्ट पानी के नज़दीक ही बनाया जाता है। तो क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे बेसिक हमें पानी को इस कोल से हम गर्म करते हैं। जला करके गर्म करने के बाद ये पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, और ये जो स्टीम है, ये स्टीम ये इस पाइप से जो कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए ये टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन को जो स्टीम भाप है एक फिजिकल मूवमेंट देता है, इसको स्पिन करता है, घुमाता है। सब्सिक्वेंटली ये टरबाइन ये जनरेटर से जुड़ाव रखता है, और ये जनरेटर को, जैसे कि हमने जनरेटर में कवर किया था, जनरेटर को फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत होती है, और वो तभी उसका कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेट के बीच में जो प्लेस किया हुआ है, और सब्सिक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। फिर यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके जहाँ पे जैसे ज़रूरत होता है हम आगे ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे कोल को डिफरेंट मेथड से हमने यहाँ पे जलाया है। जलाने के फलस्वरूप ये पाइप को हमने गर्म किया है। यहाँ पे देखिए, ये हमने किसी रिसोर्स से पानी लिया हुआ है, पानी को खूब 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ ताकि सारे पावर प्लांट में ये पानी गर्म करने वाली प्रक्रिया होगा ही होगा, एक्सेप्ट हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के फलस्वरूप ये स्टीम निकल रहा है। ये स्टीम ये पाइप के थ्रू यहाँ देखिए ये टरबाइन को यहाँ ये स्टीम इसको घुमा रहा है, और ये अल्टरनेटर यानी जनरेटर से यहाँ जुड़ा हुआ है। सब्सिक्वेंटली हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और यही पानी जो गर्म जो ये स्टीम है, स्टीम को फिर दोबारा हम कूल करके पानी बना लेते हैं, और दोबारा इसी वाटर को फिर हम इरीगेशन के लिए इधर यूज कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट द थर्मल पावर प्लांट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू हाइड्रो पावर। रेन वाटर or river water stored in dam is made to fall from the heights, and the falling water flows through pipe inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce the electricity. This is called the hydroelectricity. And the water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. इसमें भी हमने वही देखा कि किसी न किसी तरीके से जो हम टरबाइन लगा रखे हैं, टरबाइन को हम नीचे लगा कर रखते हैं पानी में, और पानी को स्टोर कर लेते हैं डैम या बैराज बना करके, और हाइट से पानी को छोड़ते हैं, और वो नीचे टरबाइन को हम आगे अभी डायग्राम से देखेंगे। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर Paraguay, Norway, Brazil, China, and some important hydroelectric power station in India are Bhakranagal. Bhakranagal Dam is situated at Satluj Nadi on the border of Himachal and Punjab, and Gandhi Sagar. ये गांधी सागर, दिस वन इज सिचुएटेड ऑन चंबल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है इन राजस्थान। एंड नागार्जुन सागर जो परियोजना है, दिस वन इज सिचुएटेड एट कृष्णा नदी, और ये आंध्रा और
सम पार्ट ऑफ तेलंगाना उस वाले इलाके में है, आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे है ये नागार्जुन सागर डैम। एंड दामोदर नदी, एवरीवन नोज दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन दामोदर रिवर इन झारखंड। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट सिचुएटेड इन इंडिया itself also. So I have made here two different diagram of hydro power plant, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन इज द डैम और यहाँ पे ये पीछे हम पानी स्टोर कर लिए हैं। आप लोग बहुत सारा आप लोग देखे भी होंगे इन चीज़ों को, और यहाँ से हम पानी को रिलीज कर रहे हैं और एक फ्लो में पानी इधर गिर रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे हम देखें तो देखिए एक नैरो संकीर्ण धारा से यहाँ पीछे हमने पानी स्टोर कर लिया है, छोड़ते हैं, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है और ये टरबाइन को स्पिन करेगा पानी का फ्लो, और यहाँ पे ये जो टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड है, ये जनरेटर को जो है कंडक्टर को मूव कराएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। फिर यहाँ पे हम ये पावर हाउस लगे होते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके, और अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा दूर ले जाना होता है तो स्टेप अप करके फिर अपने घर के यूज के लिए स्टेप डाउन करके हम यूज करते हैं। दिस इज व्हाट द हाइड्रो पावर प्लांट इज ऑल अबाउट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम इसको बहुत तसल्ली से इत्मीनान से समझने की जरूरत है। सो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम। इसको हम दूसरे तरीके से अगर बोलें तो न्यूक्लियर एनर्जी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाई द रिएक्शंस ऑफ फिसाइल मटेरियल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम, इसमें ओनली यूरेनियम इज द फिसाइल मटेरियल एंड दिस प्लूटोनियम एंड थोरियम आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। अभी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, न्यूक्लियर एनर्जी का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे। इंडिया में भी देयर आर 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें कि प्लूटोनियम और थोरियम को हम ट्रांसम्यूट करके हम यूरेनियम में जो है थर्ड स्टेज में जाकर हमको यूरेनियम मिलता है। और यहीं पे मैं आपको एक और बात बता दूं, यूरेनियम जो 235 दैट इज द इनरिच्ड यूरेनियम विच इज़ दी वेरी हाई क्वालिटी ऑफ यूरेनियम, और हमें जो माइन से यूरेनियम मिलता है वो नेचुरल यूरेनियम होता है, और नेचुरल यूरेनियम इज जस्ट 0.7% ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम, और उसका एटॉमिक नंबर 238 होता है। हमारे मतलब का चीज़ जो इनरिच्ड यूरेनियम ही होता है, जिससे कि ज़्यादा ग्लोबली यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे ग्लोबली रूल्स बने हुए हैं, एनपीटी है, सीटीबीटी है, इसके प्रोलिफरेशन को रोकना है, बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज ये पीसफुल यूज दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एंड सेकेंड वन इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको कि हम न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं। एंड दिस फ्यूल अंडरगोज द न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इमिट पावर। यानी कि बेसिक क्रक्स यहाँ पे बताएं तो ये जो हमारे जो रेडियो एक्टिव और एलिमेंट्स और जो फिसाइल मटेरियल्स हैं, इनको हम इनपुट के तौर पे, फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, और उसमें न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूशन 2 अलग अलग मेथड है, जिनके वजह से बहुत हेवी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, और आगे की क्रिया सेम होती है जैसे कि उसमें थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, आगे हम अभी देखेंगे। लेकिन हमको समझने का चीज़ इसमें 2 है। ये जो न्यूक्लियर फिशन ये क्या चीज़ है, यहाँ पे हम मोस्टली न्यूक्लियर फिशन का बात करेंगे, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ओनली द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस आर गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस वन इज वेरी कॉमन एंड वेरी जनरल। आगे कभी हम न्यूक्लियर फ्यूशन के बारे में ही बता देंगे, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन इज ओनली गोइंग ऑन, बट मेथड हम दोनों हमको पता होनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए, यूरोप। In India, Rajasthan and Jharkhand have the large deposit of uranium, and thorium is found in the large quantities in the monazite sand of Kerala and Karnataka। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया इज हैविंग ओनली हार्डली 1 to 2% of global uranium reserve, but in India is having almost 25% of the world thorium reserve, but thorium is not a fissile material but radioactive, that's why India is having the 3 stage nuclear power plants। और हम फिर उसको ट्रांसम्यूट करके हम अपने हिसाब से जो हमारा वास्ट जो रिसोर्सेज ऑफ थोरियम है उसको यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बट स्टिल दो इंडिया इज हैविंग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया इज जस्ट 1% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। ग्लोबल भी देखें तो इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 10%। लेकिन यहीं पे एक बात बता दूं, जो हमको हीट ज़रूरत है पानी को गर्म करने के लिए, वाट एवर रिसोर्सेज थ्रू दी थर्मल पावर प्लांट्स, वाट एवर अमाउंट ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
by the 400 tons of the coal, only 1 kg of uranium is equivalent of producing that much amount of the heat which is produced by the 400 tons of the coal. यानी कि 400 टन कोल जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा उतना 1 kg यूरेनियम अकेले हीट प्रोड्यूस करने का क्षमता रखता है. अब यहाँ पे हम न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस देखते हैं जो कि रिएक्टर में होता है. देखिए, दिस वन इज दी न्यूक्लियस और एटम ऑफ यूरेनियम 235, दैट इज दी वन ऑफ द एलिमेंट, और इसको हम नाइट्रोजन एटम से बम्बार्ड कराते हैं यहाँ पे. तो ये क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ पे, दैट इज दी बेरियम एंड क्रिप्टॉन. और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद, बम्बार्डमेंट के बाद 3 फ्री न्यूट्रॉन रिलीज होता है. एक बार फिर से हम इसको, अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि यूरेनियम 235 को हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं. बम्बार्डमेंट के बाद में ये 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और इसमें 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, फ्री न्यूट्रॉन्स. इसमें हम रिएक्टर में अभी हम आगे देखेंगे ग्रेफाइट रॉड्स मोटर के तौर पे यूज होता है और एक न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेता है. दैट्स वाई इट इज नोन एज दी कंट्रोल रिएक्शन. अगर यही हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट इज यूज एज ए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. अब इसको हम एक को जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो आगे ये जो 2 न्यूट्रॉन है ये चेन श्रृंखला आगे बढ़ते रहेगा, फिर दूसरे पे जाके बम्बार्ड करेगा, फिर वो नेक्स्ट दूसरे पे बम्बार्ड करेगा. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. सो दिस वन इज द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये यूरेनियम 235 पे हम बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, फिर ये 2 पार्टों में बेरियम एंड क्रिप्टॉन में टूट गया, फिर ये 2 न्यूट्रॉन एक तो ऑब्जर्व हो गया, फिर ये 2 जो फ्री न्यूट्रॉन्स है ये दूसरे के ऊपर जाकर के हिट कर रहे हैं. सब्सिक्वेंटली दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. अभी हम यहाँ पे अब रिएक्टर में देखते हैं कि क्या कार्रवाई होता है. तो दिस वन इज दी टरबाइन, और इसमें टरबाइन में यहाँ भी हमें पानी की जरूरत होती है. किसी रिसोर्स से हम पानी को देखिए यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे इसमें न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस हो रहा है. न्यूक्लियर फिशन के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट इज जनरेटेड. न्यूक्लियर फिशन के बाद जो हमें बेरियम और क्रिप्टॉन निकलने के बाद 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, वहीं पे हेवी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है. और वो हीट क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इस हीट को इस पाइप के थ्रू इसमें लेते हैं जहाँ पे कि इसमें हमने पानी लिया हुआ है, और इस पाइप को इतना गर्म कर देता है कि ये पानी को हीट में कन्वर्ट कर दे, सॉरी स्टीम में कन्वर्ट कर देता है. और ये स्टीम अभी आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे, स्टीम जा करके यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, टरबाइन को मूवमेंट देता है और वो टरबाइन जनरेटर को आगे फिजिकल मूवमेंट देता है. सो दिस वन इज द 2 डिफरेंट डायग्राम. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने जो भी रिएक्शन कराया, न्यूक्लियर फिशन कराया, और ये इसमें इस पाइप के माध्यम से वो हीट यहाँ पे आया, ये हीट एक्सचेंजर भी है. यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, हीट एक्सचेंजर चाहिए, टरबाइन चाहिए और जनरेटर चाहिए. 4 चीज, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो इसमें इसको गर्म किया, गर्म करने के फलस्वरूप यहाँ पे स्टीम निकलेगा, वो स्टीम यहाँ पे वाल्व के थ्रू यहाँ पे आएगा और टरबाइन को जनरेट स्पिन कर देगा, टरबाइन स्पिन हो जाएगा. इससे जुड़ा हुआ जो अल्टरनेटर है, जो जनरेटर है, इसको स्पिन कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा. यहाँ पे देखिए कूलिंग टावर से हम पानी ले रहे हैं, पानी इसमें आ रहा है, और फिर इसी पानी को दोबारा यहाँ पे जो स्टीम बन करके पानी है इसको स्पिन किया है, पानी को वापस ले लेते हैं, दोबारा कूलिंग टावर में जाकर के ठंडा करके इसको जहाँ से हम इनपुट लिए थे फिर वहीं पे डिस्चार्ज कर देते हैं. बार बार ये पानी का यूज होते रहता है. अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी देखिए वही है चीज़. यहाँ से देखिए किसी बड़े वाटर बॉडी से हमने पानी लिया, इसमें पानी को रखा, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन वाला हमारा जो ये रिएक्टर है, ये सारे दीज आर दी कंट्रोल रॉड्स और ग्रेफाइट रॉड्स. इसमें हमने एक न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे वेरी हेवी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ, वो हीट यहाँ पे इस पानी को गर्म कर दिया. पानी गर्म करने के बाद में ये स्टीम बनने के बाद यहाँ स्टीम आकर के टरबाइन को घुमा दिया, और टरबाइन से यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर को फिजिकल मूवमेंट मिल गया और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगा. फिर उसके बाद यहाँ जो स्टीम जो गर्म हुआ था वो पानी दोबारा इधर आ गया. यहाँ से पानी हमारा जो जहाँ से हम ये जो है ये वाला गर्म पानी, रेड वाला पानी देखे, दोबारा हमने पानी को ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद दोबारा फिर ये पानी रिसाइकल होते रहते हैं. दिस इज व्हाट दी न्यूक्लियर एनर्जी ऑल अबाउट. यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और फैक्ट एंड फिगर बता दूँ कि यूरेनियम रिजर्व जो है वर्ल्ड में, कजाकिस्तान इज हैविंग दी largest uranium reserve, that is the 40.75%. Canada is the second one which is having 13.09%, and Australia is having 12.18% of global uranium. However, USA is having only 1.09% of global uranium, but the USA is having
ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी। दोनों दो चीज़ है, यूरेनियम का रिजर्व अलग चीज़ है और यूरेनियम के मेथड से जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा कंट्रियों के साथ जो है एनर्जी मेंबर जो भी कंट्री हैं, जो कंट्रियों के साथ जो डील किए हुए हैं, जो यूरेनियम ले रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी होगी तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नथिंग इज टू कंफ्यूज, यूएसए इज हैविंग वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व बट इट्स कंट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट in the world. So this is all about the conventional source of the energy, and very soon I will be covering the non-conventional source of energy also. तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आप लोग को एक बहुत बड़े स्तर पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।